हेलो स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है हम लोगों का फोटो रेस्पिरेशन, ठीक ना। तो हम देखेंगे फोटो रेस्पिरेशन और लिख दें इसको फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन, ये क्या है फोटो रेस्पिरेशन? तो लिटरल मीनिंग इसका है, लिटरल मीनिंग क्या है? फोटो मीन्स लाइट और रेस्पिरेशन मतलब कि ऑक्सीजन का लेना और CO2 का निकालना। मतलब कि लाइट के प्रेजेंस में, ठीक है, लाइट के प्रेजेंस में जब क्लोरोप्लास्ट के थ्रू ऑक्सीजन को लिया जाए और माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड को निकाला जाए तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटो रेस्पिरेशन, ठीक है। तो इसका जो लिटरल मीनिंग है, लिटरल मीनिंग क्या है? लिटरल मीनिंग है फोटो मीन्स क्या हो गया? लाइट। फोटो मीन्स लाइट और रेस्पिरेशन का मतलब क्या हुआ? मतलब गैसियस एक्सचेंज। रेस्पिरेशन का मतलब इनलेट ऑफ O2 एंड रिलीज ऑफ CO2, ठीक। तो इनलेट ऑफ O2 कैसे होगा? ध्यान से समझना है। ये O2 प्लांट जो है ये लेता है, कहाँ लेता है? किसमें? इन क्लोरोप्लास्ट या बाई क्लोरोप्लास्ट लिख सकते हैं। क्लोरोप्लास्ट में ऑक्सीजन को ये कैद कर लिया, ले लिया। तो क्लोरोप्लास्ट तो रिलेटेड है किससे? लाइट से रिलेटेड। लाइट उस पर फॉल होता है, लाइट को एब्जॉर्ब भी करता है वो। क्यों? क्योंकि थाइलेकोइड के मेम्ब्रेन पे क्या होते हैं? क्लोरोफिल होते हैं, ठीक है। तो लाइट के प्रेजेंस में ऑक्सीजन का लेना और रिलीज ऑफ CO2 का रिलीज कैसे होगा? CO2 का रिलीज होगा बाय माइटोकॉन्ड्रिया, याद रखिएगा, बाय माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। मतलब कि फोटो रेस्पिरेशन में क्लोरोप्लास्ट क्या करता है? ऑक्सीजन को लेता है और माइटोकॉन्ड्रिया CO2 को निकालता है, ठीक। समझ रहे हैं? चलिए, लेकिन एक्चुअल रेस्पिरेशन में क्या होता है, जिसको सो कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं, जो कि हम लोग करते हैं, बड़े बड़े प्लांट्स भी करते हैं, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया ही क्या करता है? ऑक्सीजन को लेता है और वही CO2 को भी निकालता है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, इस चीज को। लेकिन यहाँ पे दो सेल ऑर्गेनेल क्या कर रहे हैं? क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया, ऐसे तीन सेल ऑर्गेनेल रोल प्ले करता है। लेकिन अभी यहाँ पे मैं दो लिखा हूँ, ठीक है। तीन सेल ऑर्गेनेल कौन है? एक क्लोरोप्लास्ट है, दूसरा पेरोक्सीजोम है और थर्ड माइटोकॉन्ड्रिया है। लेकिन ऑक्सीजन और CO2 की बात आएगी तो ऑक्सीजन क्लोरोप्लास्ट लेगा और CO2 माइटोकॉन्ड्रिया निकालेगा, ठीक। पेरोक्सीजोम का क्या रोल है, जब इसको एक्सप्लेन करूंगा मैं तो वहां पे बताऊंगा, ठीक है। तो लिटरल मीनिंग इसका हो गया कि लाइट के प्रेजेंस में रेस्पिरेशन मतलब ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज मतलब कि ऑक्सीजन क्लोरोप्लास्ट के द्वारा लिया जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा छोड़ा जाएगा, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे देखते हैं कि किसने इसकी डिस्कवरी की। सो इट वॉज डिस्कवर्ड बाई डेकर एंड टियो इन टोबैको प्लांट्स। तो यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए लिखिए कि डिस्कवरी किसने किया? डिस्कवर्ड बाय डेकर एंड टियो इन टोबैको प्लांट। टोबैको प्लांट में डेकर एंड टियो ने क्या किया था? इसकी डिस्कवरी की थी, ठीक है, फोटो रेस्पिरेशन का। और मैं कई क्लासेस से कहते आया हूं कि C3 प्लांट्स एक चैलेंज को क्या करते हैं? फेस करते हैं। वो चैलेंज क्या है? वो चैलेंज है उनके पीछे उनका रूबिस्को एंजाइम। वो ऑक्सीजन के हाई परसेंटेज में क्या करेगा कि ऑक्सीजन से भी कंबाइन करना शुरू कर देता है, ठीक है। मतलब रूबिस्को का दो काम, एक C3 साइकिल करवाना
और दूसरा जब C3 साइकिल कब होगा, जब कार्बन डाइऑक्साइड से कंबाइन करेगा। और दूसरा क्या है, फोटो रेस्पिरेशन कराना, ये कब होगा, जब वो ऑक्सीजन से कंबाइन करेगा। ठीक है, तो फोटो रेस्पिरेशन क्या होता था, डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस होता है। ये आपको हमने कभी पिछले क्लास में हमने डिस्कस भी किया होगा। आज भी बोल देना, आज तो पूरा डिटेल में पढ़ाना ही है। तो क्या है कि यहाँ पे हम लिखते हैं कि रूबिस्को ये एंजाइम है, आपको बताया गया था, मोस्ट एबंडेंटली अकरिंग एंजाइम इन दिस बायोस्फीयर। इस बायोस्फीयर में जितने भी एंजाइम के ग्रुप हैं सबसे ज़्यादा यही मिलता है। कितना परसेंट मिलता है, 16%। ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। रूबिस्को एंजाइम्स हैव टू फंक्शन। ये क्या है, कार्बोक्सिलेशन का इसका फंक्शन है, कार्बोक्सिलेशन। और दूसरा क्या है, ऑक्सीजनेशन। ठीक है, मतलब इसके जो एक्टिव साइट्स हैं, एंजाइम में क्या होता है, एक्टिव साइट होता है। मान लीजिए कि रूबिस्को एंजाइम है, ठीक है, तो रूबिस्को एंजाइम का ये एक्टिव साइट है। ये एक्टिव साइट रिसीव करता है बिल्कुल सेम फ्रीक्वेंसी में ऑक्सीजन को भी और CO2 को भी, दोनों को रिसीव कर सकता है। मतलब कि इट्स एक्टिव साइट इज सेम फॉर बोथ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, इट्स मतलब रूबिस्को का इट्स एक्टिव साइट इज सेम फॉर बोथ CO2 एंड O2। इसलिए ये क्या कर सकता है, बिल्कुल सेम स्ट्रेंथ में कार्बन डाइऑक्साइड को भी ऐड करवा सकता है और ऑक्सीजन को भी ऐड करवा सकता है। ठीक है, अब देखिए मैं बताया था कि एटमॉस्फेयर में CO2 का परसेंटेज 0.03% है, जो कि अब बढ़ के 0.04% हो गया है, लेकिन आप 0.03% ही मानिए, ठीक ना। 0.03% CO2 का परसेंटेज है और 21% ऑक्सीजन का है। यदि ये कॉम्बिनेशन रहेगा कहीं भी, तब तो वो CO2 को कंबाइन करवाएगा। किसको कंबाइन करवाएगा, रूबिस्को कार्बोक्सिलेशन करवाएगा। यहाँ पे लिखना है, रूबिस्को क्या करवाएगा, रूबिस्को परफॉर्म्स कार्बोक्सिलेशन रूबिस्को परफॉर्म कराता है। कार्बोक्सिलेशन मीन्स एडिशन ऑफ CO2। ठीक है, ये CO2 को ऐड करेगा, इट एड्स CO2 जब ये परसेंटेज रहेगा। लेकिन इसमें से ऑक्सीजन का परसेंटेज थोड़ा हाई हुआ, क्यों, क्योंकि CO2 का परसेंटेज तो सेम रहेगा। कहीं कहीं देखा गया है किसी पर्टिकुलर प्लेस में, ठीक है, कि ऑक्सीजन का परसेंटेज बढ़ गया, या एक्सपेरिमेंटल कंडीशन बढ़ा दीजिए, ऑक्सीजन का परसेंटेज 25% हो गया, 28% हो गया, ठीक है, ये फिक्स रहा, और ऑक्सीजन का परसेंटेज बढ़ गया। जब ऑक्सीजन का परसेंटेज बढ़ेगा तो डेफिनेटली अब क्या करेगा, ये रूबिस्को जो होता है, ठीक, रूबिस्को का काम क्या हो जाएगा, इस रूबिस्को का काम हो जाएगा ऑक्सीजनेशन। ये ऑक्सीजन को ऐड करना शुरू कर देगा, ऑक्सीजनेशन, ऑक्सीजन को क्या करेगा, ऐड करना शुरू कर देगा, ऑक्सीजन से कंबाइन करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, इसलिए इसको ध्यान रखना है। जब कार्बोक्सिलेशन करेगा तो कार्बोक्सिलेशन तो बिल्कुल गुड होता है। क्या होता है, बहुत बढ़िया। मतलब कि कार्बोक्सिलेशन का मतलब सीधा सा हिंट कर रहा है C3 साइकिल के बारे में, कैल्विन साइकिल के बारे में हिंट कर रहा है। मतलब कैल्विन साइकिल होगा, ग्लूकोज बनेगा, प्लांट का वेट बढ़ेगा, ड्राई मास उसका बढ़ेगा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ऑक्सीजनेशन जो होता है ये बैड होता है। बैड मतलब हार्मफुल। क्या हो जाएगा, ये हार्मफुल होगा। क्यों हार्मफुल होगा भाई, हार्मफुल इसलिए होता है क्योंकि ऑक्सीजनेशन करने से उसका बॉडी मास डिक्रीज होना शुरू करता है, वेट लॉस होना शुरू होता है। ठीक है,
वेट लॉस होना शुरू होता है। तो प्लांट इतना मेहनत करके अपना वेट को बढ़ाए और वही फिर वेट अपना लॉस करे तो डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस हो गया ना। एक कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस हो गया और ऑक्सीजनेशन क्या हो गया, डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस हो गया। और जब ऑक्सीजनेशन होता है तो इसी ऑक्सीजनेशन वाले प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फोटो रेस्पिरेशन बोलते हैं। मतलब कि ऑक्सीजनेशन जब होगा तो ये फोटो, देखो क्या बोला था, कार्बोक्सिलेशन होगा तो C3 साइकिल होगा, तो ऑक्सीजनेशन होगा तो क्या होगा, ऑक्सीजनेशन होगा तो फोटो रेस्पिरेशन होगा। क्या होगा, फोटो रेस्पिरेशन। ये क्या होगा, फोटो रेस्पिरेशन होगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि फोटो रेस्पिरेशन में क्या करता है, वहां पे रूबिस्को एंजाइम ऑक्सीजन के परसेंटेज हाई होने की वजह से अब क्या करेगा, ऑक्सीजन को ऐड करना शुरू करेगा और प्लांट को फोटो रेस्पिरेशन के लिए क्या करेगा, इंड्यूस करेगा कि तुम अब फोटो रेस्पिरेशन करो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वो बैड प्रोसेस मतलब हार्मफुल प्रोसेस है, डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस है, क्योंकि बॉडी मास वहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं फोटो रेस्पिरेशन। चलिए इसको मिटाता हूँ। अब देखिए, अब क्या है, फोटो रेस्पिरेशन जो होता है ये डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस होता है। क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस होता है। क्यों, क्योंकि क्या लिखेंगे, बिकॉज बॉडी मास प्लांट का क्या होता है, डिक्रीज करता है। बॉडी मास ऑफ प्लांट डिक्रीजिंग, उसको ड्राई मास भी बोल सकते हैं। प्लांट का बॉडी मास क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो ये डिक्रीज कर जाएगा, इसलिए इसको फोटो रेस्पिरेशन बोलते हैं। फोटो रेस्पिरेशन को C2 पाथवे भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज C2 पाथवे। ये C2 पाथवे भी होता है। क्यों, क्योंकि इसका फर्स्ट प्रोडक्ट जो होता है वो 2 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है। उसके एक मॉलिक्यूल में 2 कार्बन होते हैं। ठीक है, तो बिकॉज इट्स फर्स्ट कंपाउंड इज कंपोज्ड ऑफ 2 कार्बन एटम्स। 2 कार्बन एटम का बना होता है, मतलब उसमें कार्बन एटम जो होंगे तो 2 होंगे। ठीक है, 2 कार्बन एटम। अब वो क्या होता है, 2 कार्बन एटम वाला कंपाउंड क्या होता है, दैट इज फॉस्फोग्लाइकोलेट। वो क्या होता है, फॉस्फोग्लाइकोलिक एसिड। और इसी को बोलते हैं, आपको बताया था कि एसिड बोलो या एट बोलो कोई डिफरेंस नहीं है, बस खाली हाइड्रोजन निकल जाएगा तो एट हो जाएगा वो। तो फॉस्फोग्लाइकोलेट क्या बोलेंगे इसको, और फॉस्फोग्लाइकोलेट। ठीक है, और फॉस्फोग्लाइकोलेट ये 2 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, इसीलिए इसको C2 पाथवे भी बोलते हैं। ठीक है, और इसको चूंकि फॉस्फोग्लाइकोलेट बनता है तो ऑल्सो नोन एज ग्लाइकोलेट मैकेनिज्म। इसको ग्लाइकोलेट मैकेनिज्म और ग्लाइकोलेट पाथवे भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलेट पाथवे ये भी कहा जाता है, ग्लाइकोलेट मैकेनिज्म और ग्लाइकोलेट पाथवे। ठीक है, अच्छा
ये कहाँ पे होगा? इट अकर्स इन C3 प्लांट्स। C3 plants when कब लाइट बिकम्स इंटेंस, लाइट काफी इंटेंस हो जाए एंड ऑक्सीजन परसेंटेज इंक्रीजेज। ठीक है, मतलब कि ऑक्सीजन का परसेंटेज इंक्रीज कर जाए और लाइट काफ़ी इंटेंस हो जाए, तो ये C3 प्लांट में ये होगा। मतलब कि C3 प्लांट के लिए थ्रेट है। क्या लिखेंगे? दिस इज द थ्रेट फॉर C3 प्लांट्स। C3 प्लांट्स के लिए थ्रेट है। इसी मतलब कि इस थ्रेट से उबरने के लिए उनके लिए एक डर है, डेंजर है उनके लिए। इस डेंजर से उबरने के लिए, बाहर निकलने के लिए कुछ प्लांट्स ने क्या किया, अपना एडेप्टेशन कर लिया कि हम फोटो रेस्पिरेशन को नहीं होने देंगे। तो उसी को बोलते हैं C4 प्लांट्स। ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, ठीक है ना, C4 प्लांट्स उसको बोलते हैं। ठीक, तो थ्रेट फॉर C3 प्लांट्स, C3 प्लांट्स के लिए क्या है? थ्रेट है। अच्छा, आगे चलते हैं। आगे ये चलना है कि ये फोटो रेस्पिरेशन को परफॉर्म करने में कितने तरह के सेल ऑर्गेनेल इन्वॉल्व होते हैं। तो 3 सेल ऑर्गेनेल्स आर इन्वॉल्व टू परफॉर्म दिस C2 पाथवे ऑफ फोटो रेस्पिरेशन। कितने? 3 टाइप्स ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स। ध्यान से एकदम देखिए, 3 टाइप्स ऑफ cell organelles are involved to perform फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन को परफॉर्म करने के लिए 3 टाइप का सेल ऑर्गेनल इन्वॉल्व होता है। कौन कौन? एक, नंबर 1 है क्लोरोप्लास्ट। एक क्लोरोप्लास्ट है। नंबर 2 पेरोक्सीजोम्स। पेरोक्सीजोम्स। और थर्ड है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या? माइटोकॉन्ड्रिया। थर्ड क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया होगा। क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सीजोम्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया, ये 3 क्या होते हैं? सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स इन विच कंप्लीट फोटो रेस्पिरेशंस आर परफॉर्म बाय एसोसिएशन ऑफ दिस 3 सेल ऑर्गेनेल्स। एक क्या है? क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सीजोम्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, चलिए अब आगे बताना है कि क्या फोटो रेस्पिरेशन एकदम ही डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस है? कोई क्वेश्चन पूछ देगा, ठीक है, क्या जवाब देंगे? बोल के हाँ सर, आप तक तो अभी पढ़ाया है आपने, आप तक जो पढ़ा है उसके हिसाब से लग रहा है कि बिल्कुल ही डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये किसी एस्पेक्ट में कंस्ट्रक्टिव भी है। कहाँ? अब सोचो, इंटेंस लाइट काफ़ी हो जा रहा है। लाइट जब काफ़ी इंटेंस हो जा रहा है, इंटेंस होने के बाद क्या हो सकता है? इंटेंस लाइट में क्या हो सकता है? इंटेंस लाइट में आपको फोटो ऑक्सीडेशन का डर हो सकता है। प्लांट का लीफ फोटो ऑक्सीडाइज हो सकता है। प्लांट्स के और सेल्स फोटो ऑक्सीडेशन हो सकता है, वो डाई कर सकता है उतना इंटेंस लाइट के हेल्प से, की वजह से। तो उसको न्यूट्रलाइज करना है। तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आपको बताया गया था, क्या बताया गया था? कि लाइट रिएक्शन होते हैं। लाइट रिएक्शन होगा। लाइट रिएक्शन के बाद में खास करके कौन सा? लाइट रिएक्शन का एक पार्ट जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता था,
वो होना शुरू हो जाएगा। तो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या करता है, जितना भी लाइट पड़ रहा है, ठीक, उस लाइट को कन्वर्ट कर देगा एटीपी में। किस में कन्वर्ट कर देगा? एटीपी में। और प्लांट को बचा लेगा फोटो ऑक्सीडेशन होने से। ठीक है। अब बताओ, एटीपी का भी बनना एक लिमिट है। एटीपी खूब ज़्यादा जमा होना शुरू हो जाएगा, एटीपी बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा प्लांट में, तो वो भी साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन भी उस प्लांट में नहीं हो पाएगा। तब तो एकदम डर हो गया कि अब तो फोटो ऑक्सीडाइज करेगा ही करेगा। तो वो जो स्टोर एटीपी हो रहा है, उस एटीपी का कंजम्पशन ये फोटो रेस्पिरेशन करता है। फोटो रेस्पिरेशन क्या करता है? एटीपी बनाता नहीं है, ये बने हुए एटीपी को कंज्यूम करता है। तो अब बताओ, जब साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन हो रहा है, किस लिए हो रहा है? लाइट के इंटेंसिटी जो काफ़ी हाई इंटेंस लाइट पड़ रहा है लीफ पे, उसको फोटो ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए उस लाइट को कन्वर्ट कर दिया एटीपी में। ठीक है। तो फोटो ऑक्सीडाइज नहीं हो पाएगा प्लांट का लीफ और प्लांट का पार्ट्स, क्योंकि उसको एटीपी में कन्वर्ट कर दिया गया। और एटीपी में जितना ज़्यादा कन्वर्जन होगा, मतलब कि एटीपी यदि बन रहा है तो वहाँ से उसको हटाते हम चले जाएं, तो हटाते चले जाएंगे तो वो जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है वो कंटिन्यू रहेगा, वो कभी स्टॉप नहीं होगा। तो एटीपी को हटाने का जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस क्या है? फोटो रेस्पिरेशन है। बोल सकते हो क्या बात करते हैं सर, फोटो रेस्पिरेशन ही कैसे है? C3 साइकिल भी तो था, C3 साइकिल भी तो था एटीपी के प्रोसेस को, एटीपी को कंज्यूम करने का एक तरीका। बिल्कुल था, C3 साइकिल भी था। लेकिन C3 साइकिल आपको बताया गया है कि फोटो ऑक्सीडेशन का डर कैसे होता है। C3 साइकिल स्लो पड़ गया, तो जब C3 साइकिल स्लो पड़ेगा तो एटीपी और NADPH2 का एक्यूमुलेशन होना शुरू हो जाता है। तो C3 साइकिल का स्लो पड़ना भी एक थ्रेट है किसका? फोटो ऑक्सीडेशन होने का। तो हम उस केस की बात बोल रहे हैं कि C3 साइकिल स्लो पड़ गया, तो स्लो पड़ जाएगा तो एटीपी एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा, NADPH2 भी एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा, और साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन बन रहा है, चल रहा है। तो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन हो रहा है तो वो तो कंटिन्यूअस एटीपी ऐड करता रहेगा, बनाता रहेगा। ठीक है। क्यों? क्योंकि इंटेंस लाइट पड़ रहा है लीफ पे, तो उसको फोटोफॉस्फोराइलेशन बिल्कुल कंटिन्यूअसली चलता रहे। ठीक है, जिसको साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन बोलते हैं। इंटेंस लाइट को कंपनसेट करने के लिए, लाइट की इंटेंसिटी जो है उसकी मार को कम करने के लिए, न्यूट्रल करने के लिए प्लांट के ऊपर, तो इसके लिए क्या होगा? उस एटीपी को कंज्यूम करें। तो एक दूसरा तरीका आ गया, क्या? फोटो रेस्पिरेशन का। फोटो रेस्पिरेशन एटीपी को कंज्यूम करता है। तो इस तरीके से इनडायरेक्टली क्या कर रहा है? ये भी फोटो ऑक्सीडेशन होने से प्लांट को बचा रहा है। तो यहाँ इसका इंपॉर्टेंट रोल हो गया, सिग्निफिकेंस यहाँ पे इसका हो गया। तो क्या कहेंगे कि अल्टीमेटली फोटो रेस्पिरेशन डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस है कि कंस्ट्रक्टिव? तो बोले कि अब तो सर कंस्ट्रक्टिव लग रहा है। नहीं, अल्टीमेटली ये डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस ही है, लेकिन अलग स्केल पे, अलग स्टैंडर्ड पे हम देख रहे हैं, तो वहाँ पे कंस्ट्रक्टिव है। जैसे कि आपने सुना होगा कि मलेरिया पेशेंट जो भी है, मलेरिया पेशेंट बोल रहा हूँ, ये सिकल सेल एनीमिया का। ठीक है। जिस एरिया में मलेरिया डिजीज़ एकदम बहुत ज़्यादा, मतलब कि वहाँ पे होता है, तो उस एरिया में देखें कि नॉर्मल हेल्दी ब्लड वाले व्यक्ति जो है सो मर जाते हैं, और सिकल सेल एनीमिक व्यक्ति वहाँ पे ज़्यादा रहते हैं। ठीक है। तो सिकल सेल एनीमिया क्या है? सिकल सेल एनीमिया, उसको सिकल सेल एनीमिया जिस आदमी को होता है उसको मलेरिया नहीं होता, क्योंकि उसमें आरबीसी का शेप बिल्कुल चेंज हो जाता है, और उसमें प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का जो ये पैरासाइट है, मलेरियल पैरासाइट, वो एडजस्ट नहीं कर पाएगा, रिजाइड नहीं कर पाएगा, वो उसमें रेस्ट नहीं कर पाएगा, उसमें एडजस्ट नहीं कर पाएगा, रह नहीं पाएगा, कंजेशन उसको होगा। तो इसकी वजह से क्या होता है? जिसको सिकल सेल एनीमिया है उसको क्या होता है? मलेरिया नहीं पकड़ता है। तो बोले तब तो सिकल सेल एनीमिया ठीक है, तो इस स्टैंडर्ड पे ठीक है कि मलेरिया उसको नहीं होगा लाइफ में। लेकिन सिकल सेल एनीमिया तो है एनीमिया ही ना, वो तो है तो डिस्ट्रक्टिव ही। क्यों? क्योंकि सिकल सेल एनीमिक पर्सन 50 साल से ज़्यादा नहीं बच पाते, हमेशा थोड़ी दूर चलने में थक जाता है, हाँफना शुरू कर देता है। ठीक है। लास्टली 50 ईयर्स होते होते मर जाता है। तो अल्टीमेटली है क्या ये? जितना कंस्ट्रक्टिव है उससे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव हो गया, तो अल्टीमेटली डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस ही है। लेकिन स्टैंडर्ड चेंज करके हम देखेंगे तो वहाँ पे कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस भी दिखाई पड़ता है। ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे?
फोटो रेस्पिरेशन save the plant from photo ऑक्सीडेशन और इसको बोल सकते हैं फोटो ऑक्सीडेटिव डैमेज। ठीक है, फोटो ऑक्सीडेटिव डैमेज से प्लांट को क्या करता है, सेव कर लेता है। फोटो रेस्पिरेशन सेव द प्लांट्स फ्रॉम फोटो ऑक्सीडेशन और फोटो ऑक्सीडेटिव डैमेज बाय कंज्यूमिंग एटीपी को कंज्यूम करके ये उसको डैमेज से बचा लेता है, क्योंकि एटीपी को कंज्यूम करेगा तो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन चलता रहेगा, और साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या है, वो एक मेथड है फोटो ऑक्सीडेशन से बचाने का, तो वो कंटिन्यूड रहेगा। ठीक है, इसकी वजह से। चलिए, तो ये हो गया, लेकिन क्या लिखना पड़ेगा, अल्टीमेटली पूरा ओवरऑल देखेंगे, अल्टीमेटली इट इज डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस। अल्टीमेटली ये डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस ही है फोटो रेस्पिरेशन। क्यों, इस एस्पेक्ट में तो लग रहा है कि यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस हो गया, लेकिन अल्टीमेटली क्या होता है, प्लांट मर सकता है, प्लांट का बायोमास मतलब कि ड्राई वेट, ठीक, उसका बॉडी मास क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो डिक्रीज कर रहा है तो अल्टीमेटली डाई कर जाएगा ना, वो खत्म हो जाएगा वो। ठीक है, तो क्या मतलब है, एक तरह से वही मलेरिया वाला बात हो गया यहाँ पे। तो अल्टीमेटली इट इज डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस, ये क्या है, बिल्कुल डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस अल्टीमेटली होता है। ठीक है, अच्छा, अब आगे इसमें लिखना है कि नो प्रोडक्शन ऑफ एटीपी, इसमें एटीपी का प्रोडक्शन नहीं होता, एटीपी इंस्टेड, इसके जगह पे क्या होता है, इंस्टेड कंजम्पशन ऑफ एटीपी टेक्स प्लेस। कंजम्पशन ऑफ एटीपी ऊपर लिख रहा हूं, टेक्स प्लेस ऊपर लिख दे रहा हूं, टेक्स प्लेस, इसको लिख लीजिएगा। एटीपी का कंजम्पशन बल्कि उसके जगह पे होना शुरू होता है। ठीक है, ये तो पता ही आपको। ठीक, अच्छा, एक और बताना है कि जब ये कार्बन को लॉस कर रहा है, बॉडी मास लॉस होने का मतलब क्या हुआ, लॉस इन द फॉर्म ऑफ कार्बन। कार्बन को जब ऑर्गेनिक मटेरियल को लॉस कर रहा है, ठीक है, तो जितना कार्बन लॉस हो रहा है, उस लॉस होते हुए कार्बन में से ये प्रोसेस 75% को क्या करता है, रिकवरी भी कर लेता है, ओनली 25% लॉस होने देता है। मतलब कि शुरू में जितना लग रहा था हमें कि इतना कार्बन जा रहा है लॉस होने के लिए, 4 कार्बन जा रहा है लॉस होने के लिए, तो 4 कार्बन में से 3 कार्बन फिर से रिटर्न हो जाते हैं, रिसाइकल हो जाते हैं, अल्टीमेटली 1 कार्बन का लॉस होता है। मतलब कि 4 में से 3 रिकवर हो गया, मतलब 75% रिकवरी हो गया और 25% लॉस है। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है, तो क्वेश्चन आता है उसको भी लिख लीजिए। कि फोटो रेस्पिरेशन में बॉडी मास कम होता है, तो जितना कम होते हुए लगा उसमें से 75% रिकवरी और 25% ही एक्चुअल लॉस। तो इसको देखना है, क्या लिखेंगे, 75% ऑफ लॉस्ट कार्बन इज रिकवर्ड। लॉस्ट कार्बन का 75% रिकवर्ड हो जाता है, एंड ओनली 25% इज लॉस्ट। ओनली 25% ही क्या होता है, लॉस्ट अल्टीमेटली। मतलब फाइनली देखेंगे ओवरऑल तो 25% ही लॉस होता हुआ आपको मिलेगा। मतलब कि लॉस होने गया जितना कार्बन, उसमें से 75% फिर से रिसाइकिल कर लिया उसने। ठीक है, फिर से मतलब प्लांट के बॉडी वेट को में जोड़ लिया वो, लेकिन 25% लॉस हुआ। तो लॉस हुआ ना भाई, 25% लॉस हुआ। मतलब सोचो कि 1 किलो कार्बन निकलता
तो 250 ग्राम वेट इसका लॉस हो जाता है। 1 किलो कार्बन निकल गया तो 250 ग्राम वेट लॉस, और 750 फिर से ऐड कर लिया तो लॉस तो हुआ, जबकि C3 साइकिल में जरा सा भी लॉस नहीं होता। ठीक, तो ये क्या हुआ, फोटो रेस्पिरेशन में कुछ आपके पॉइंट्स हैं। ठीक ना, अब देखते हैं कि ये प्रोसेस होता कैसे है, फोटो रेस्पिरेशन वाला प्रोसेस कैसे होता है, इसको जरा देख लिया जाए। तो इसको देखने के लिए फोटो रेस्पिरेशन का प्रोसेस कैसे होता है, पहले हम बनाएंगे क्या, क्लोरोप्लास्ट। ये देखिए, ये हमारा है क्लोरोप्लास्ट। ये क्लोरोप्लास्ट है। इसके बाद होगा पेरोक्सीजोम, और इसके बाद होगा माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होगा इसके बाद, माइटोकॉन्ड्रिया होगा। ये इधर लिखते हैं क्लोरोप्लास्ट, ये है क्लोरोप्लास्ट, और इधर है पेरोक्सीजोम। ये है माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। मतलब 3 ऑर्गेनेल टेक पार्ट करते हैं। चलिए 3 और टेक पार्ट करते हैं। क्या आप लिखेंगे बताइए, यहां पे लिखेंगे RUBP, RUBP। ठीक है, RUBP किससे कंबाइन करेगा, ऑक्सीजन से। CO2 से कंबाइन नहीं करने जा रहा है, किससे, ऑक्सीजन से, मतलब O2 से। तो ये बनाएगा क्या, ये बना देगा PGA, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, C3 साइकिल वाला, और क्या बना देगा, फॉस्फोग्लाइकोलेट। क्या बनाएगा, फॉस्फोग्लाइकोलेट बनाएगा। ठीक है, फॉस्फो PGA और फॉस्फोग्लाइकोलेट। देखिए PGA 3 कार्बन का है और फॉस्फोग्लाइकोलेट 2 कार्बन का है। क्या है, 2 कार्बन का। और RUBP क्या होता है, 5 कार्बन का होता है। ध्यान से, तो 5 कार्बन, 3 कार्बन प्लस 2 कार्बन, 5 कार्बन हो गया। ठीक है, ये फॉस्फोग्लाइकोलेट को आप बोल सकते हैं, फॉस्फोग्लाइकोलेट को क्या बोल सकते हैं, फॉस्फोग्लाइकोलिक एसिड भी बोल सकते हैं। ठीक है ना। अब देखो, बोले सर इसका फर्स्ट प्रोडक्ट तो 3 कार्बन का भी है, 2 कार्बन का भी है, तो आपने इसको C2 साइकिल क्यों कहा था। क्यों, क्योंकि इसका नाम तो पहले पढ़ चुका है, ये C3 साइकिल में यूज होता है। तो इसका फर्स्ट प्रोडक्ट क्या मानेंगे, यदि ये CO2 से कंबाइन करता, RUBP ऑक्सीजन से कंबाइन न करके CO2 से कंबाइन करता, तो केवल सिंगल प्रोडक्ट एक ही बनता, वो PGA बनता। ठीक है, PGA बनता। लेकिन ऑक्सीजन से कंबाइन करने की वजह से PGA के साथ साथ 2 कार्बन भी बन रहा है, 2 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, मतलब कि फॉस्फोग्लाइकोलेट भी ये बना रहा है। ठीक है, जब फॉस्फोग्लाइकोलेट बनाएगा तो फॉस्फोग्लाइकोलेट बनाने के बाद में अब क्या बोलेंगे इसको, कि इसका इस पाथवे का जो फर्स्ट प्रोडक्ट है वो फॉस्फोग्लाइकोलेट है। ठीक है, दैट इज 2 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, हमने आपको लिखवा दिया है। ठीक है, चलिए अब फॉस्फोग्लाइकोलेट क्या होगा, इसके ऊपर ये 2 कार्बन का है, ऊपर में 2 कार्बन लिख दे रहा हूं, 2 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड।
इस पे एक एंजाइम एक्ट करता है, उस एंजाइम का नाम है फॉस्फेटेज। क्या नाम है? फॉस्फेटेज। याद रखिएगा, PHOSPHATE, फॉस्फेटेज, फॉस्फेटेज। ठीक, फॉस्फेटेज एक्ट करेगा तो इससे एक फास्फोरस क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। ठीक है, फास्फोरस, इससे एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकल गया। देखो तो निकल गया, तो अब खाली ग्लाइकोलेट बच गया। फॉस्फोग्लाइकोलेट का फॉस्फो निकल गया तो क्या हुआ? ओनली ग्लाइकोलेट बच गया। तो क्या लिखेंगे? ग्लाइकोलेट। मतलब क्लोरोप्लास्ट में ग्लाइकोलेट में चेंज हो गया। अब क्या होगा? यहां से डिफ्यूज करके ग्लाइकोलेट कहा जाएगा, ये ग्लाइकोलेट चला जाएगा आपको कहां डिफ्यूज करके? ये ग्लाइकोलेट चला जाएगा पेरोक्सीजोम में। तो देखिए पेरोक्सीजोम में हम लिखते हैं ग्लाइकोलेट। क्या लिखते हैं? ग्लाइकोलेट। ठीक है, यहां डिफ्यूज करके चला गया ग्लाइकोलेट। अच्छा, जब डिफ्यूज करके चला गया ग्लाइकोलेट, तो ग्लाइकोलेट यहां पे ऑक्सीजन से कंबाइन करता है। किसे कंबाइन करेगा? O2 से। देखो O2 से कंबाइन किया, ऑक्सीजन से कंबाइन करेगा, तो हम इसको बोलते हैं, अब यहां पे ये बना लेगा ग्लाइऑक्सीलेट। क्या बना लेगा? ग्लाइऑक्सीलेट बनाएगा, ग्लाइऑक्सीलेट। अब एंजाइम कौन सा एक्ट करेगा? एंजाइम यहां पे ऑक्सीडेज। कौन सा एंजाइम? ऑक्सीडेज। ठीक है, और इस एंजाइम का पूरा नाम है ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज। ठीक है, ऑक्सीडेज बोलिए या ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज बोलिए या ग्लाइकोलेट ऑक्सीडेज बोलिए, बात बराबर है। ठीक है, तो ये ग्लाइऑक्सीलेट बना, ग्लाइऑक्सीलेट बनेगा, और प्लस क्या बनता है? ग्लाइऑक्सीलेट और प्लस बनता है H2O2। देखिए H2O2 याद रखिएगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ठीक, अब देखो हाइड्रोजन पेरोक्साइड ये लिविंग बीइंग के लिए होता है पॉइजनस। क्या होता है? ये पॉइजनस होता है। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड पॉइजनस है, तो इसको डिस्ट्रॉय करना बहुत जरूरी है, नहीं तो पूरे प्रोसेस को डिजोल्व करा देगा, खत्म कर देगा, सेल को भी मार सकता है। ठीक, तो H2O2 को डिस्ट्रॉय करने के लिए इसी पेरोक्सीजोम में एक क्या होता है? एक एंजाइम होता है। उस एंजाइम को हम बोलते हैं कैटलेज। क्या बोलते हैं उस एंजाइम को? कैटलेज बोलते हैं। ठीक है ना, तो देख लो, तो क्या हो जाएगा? H2O2 बगल में लिख दे रहे हैं, H2O2 इज डिस्ट्रॉयड बाय, किसके द्वारा डिस्ट्रॉय होगा? डिस्ट्रॉयड बाय कैटलेज। कैटलेज के द्वारा क्या होगा? डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, और कैटलेज के बारे में आपको मैं बताना चाहता हूं, दिस इज द फास्टेस्ट एंजाइम ऑफ द बायोस्फीयर। बायोस्फीयर का सबसे तेज से काम करने वाला एंजाइम क्या है? कैटलेज है। बोले सर हमने तो सुना है कि कार्बोनिक एनहाइड्रेज होता है। किसी जमाने में था कार्बोनिक एनहाइड्रेज, फास्टेस्ट एंजाइम कभी था, उससे भी ज्यादा फास्टेस्ट कौन है? कैटलेज है। याद रखिएगा इस चीज को। ठीक है, तो सबसे ज्यादा मोस्ट अबंडेंटली अकरिंग हाई परसेंटेज में कौन होता है? रुबिस्को होता है। सबसे ज्यादा फास्टेस्ट कौन है? तो कैटलेज है। पहले फास्टेस्ट कार्बोनिक एनहाइड्रेज को मानते थे, लेकिन कार्बोनिक एनहाइड्रेज सेकंड फास्टेस्ट हो गया। सबसे टॉप लेवल का फर्स्ट फास्टेस्ट ये है कैटलेज, जो कि H2O2 को कैटलाइज कर रहा है, मतलब कि डिस्ट्रॉय कर रहा है। ठीक, तो ग्लाइऑक्सीलेट बन गया। अब देखो ये ग्लाइकोलेट जो हुआ, ये भी 2 कार्बन का, कितने कार्बन का होता है? ये ग्लाइकोलेट भी 2 कार्बन का कंपाउंड होता है, 2 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है। और ग्लाइऑक्सीलेट भी 2 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, कितना कितना कंटेनिंग? 2 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड ग्लाइऑक्सीलेट भी होता है। ठीक है, चलिए 2 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। अब ग्लाइऑक्सीलेट जो होगा, ग्लाइऑक्सीलेट जो होगा, ये क्या करेगा? ये NH2 को लेगा, NH2 को ऐड करेगा। ठीक है, ये NH2 एमीन ग्रुप को ऐड करेगा। कहां से एमीन ग्रुप को ऐड करेगा? जस्ट मैं बताऊंगा कहां से ऐड करेगा। ठीक है, तो किसी दूसरे मॉलिक्यूल से, इधर एक और मॉलिक्यूल एपियर होगा, वो एपियर सेरीन होता है, बताएंगे क्रम में आएगा। सेरीन से एमीन ग्रुप को लेके और खुद में ऐड करेगा, मतलब कि एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल पे एमीन ग्रुप का ट्रांसफर होना, इसको बोलते हैं ट्रांस एमिनेशन। क्या बोलते हैं?
ट्रांस एमिनेशन। तो यहाँ पे ट्रांस एमिनेशन हुआ, इसका क्या हुआ, TRANS, ट्रांस एमिनेशन, एनिमेशन मत बोल देना, ट्रांस एमिनेशन हुआ इसका, ठीक है। और एंजाइम ट्रांस एमिनेज क्या लगा, ट्रांस एमिनेज, कौन सा एंजाइम एक्ट किया, ट्रांस एमिनेज, एंजाइम ट्रांस एमिनेज एंजाइम क्या हुआ, यहां पे एक्ट हुआ, ठीक है, ट्रांस एमिनेज। तो यही ग्लाइऑक्सिलेट अब चेंज कर जाएगा ग्लाइसिन में, किसमें, ग्लाइसिन, ठीक है, ग्लाइसिन में। ये 2 कार्बन कंटेनिंग एमिनो एसिड होता है, याद रखिएगा। ग्लाइसिन जो होता है सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एमिनो एसिड है। एमिनो एसिड का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है, ग्लाइसिन होता है, 2 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, ठीक, ग्लाइसिन। अब ग्लाइसिन क्या होगा, ग्लाइसिन आपको डिफ्यूज करके जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में। ग्लाइसिन कहाँ जाएगा, डिफ्यूज करके माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या आ गया, ग्लाइसिन आ गया, देखिए माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लाइसिन आ गया, 2 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड ग्लाइसिन आ गया, ठीक है। अब देखिए अब क्या होगा, पूरा प्रोसेस एक बार फिर चलेगा, मतलब कि 2 बार चलेगा। अब जब 2 बार पूरा प्रोसेस चलेगा, इसका मतलब क्या हुआ कि 2 बार जैसे ही चलेगा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब 2 RUBP आपको लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे 2O2 हो जाएगा, तो फिर यहाँ पे 2 PGA हो जाएगा, फिर 2 मोल्स ऑफ फॉस्फोग्लाइकोलेट हो जाएगा, और सब 2 हो जाएंगे, सब में 2 लगा दीजिए, ठीक, 2O2 यहाँ पे, ठीक है, फिर 2 ग्लाइऑक्सिलेट हो जाएगा, और 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लाइसिन हो जाएगा, और यहाँ भी 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लाइसिन हो जाएगा। अब बताओ 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लाइसिन मतलब कि 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, 4 कार्बन हो गया ना, 4 कार्बन। जब 4 कार्बन हो गया, तो 4 कार्बन की वजह से अब इस ग्लाइसिन से, ध्यान से एकदम समझो इस चीज को, इस ग्लाइसिन से क्या हुआ, इस ग्लाइसिन से एक NH3 निकल गया, मतलब एक ग्लाइसिन में एक NH2 था, NH2 एक और हाइड्रोजन लेके NH3 के फॉर्म निकल गया, मतलब क्या हुआ, डीएमिनेशन हो गया, डीएमिनेशन हो गया, मतलब एक NH2 निकल गया इन द फॉर्म ऑफ NH3, ठीक, मतलब इसका डीएमिनेशन हो गया। और क्या हुआ, एक CO2 भी निकल गया, कार्बन डाइऑक्साइड भी एक निकल गया। देखिए क्लोरोप्लास्ट में ऑक्सीजन का ऐड हुआ और CO2 माइटोकॉन्ड्रिया से निकल रहा है, तो इसी को तो रेस्पिरेशन बोलते हैं, इनपुट ऑफ O2, इनहेलेशन ऑफ O2 एंड एक्सहेलेशन ऑफ CO2, ठीक, बट इट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, सो इट इज नोन एज फोटो रेस्पिरेशन। तो CO2 यहाँ निकल रहा है, देखो माइटोकॉन्ड्रिया में, और CO2 निकला, और फिर क्या होगा, यहाँ पे डिहाइड्रोजिनेशन भी इसका हो रहा है, मतलब एक यहाँ NAD+ क्या बना रहा है, NADH बना रहा है, क्या बना रहा है, NADH, मतलब कि डीएमिनेशन, डी कार्बोक्सिलेशन और डिहाइड्रोजिनेशन, 3 प्रोसेस यहाँ पे हुआ, ठीक है, डिहाइड्रोजिनेशन। ऐसा होने की वजह से डीएमिनेज एंजाइम, डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम और डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, ये एंजाइम का कॉम्प्लेक्स काम करता है यहाँ, ठीक है। तो इस तरीके से, तो अब क्या बना लेगा, ये बना लेगा सेरिन। सेरिन एक टाइप का एमिनो एसिड होता है, ये 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है सेरिन, ठीक है, सेरिन हो गया, ठीक है। अब देख लो क्यों, क्योंकि 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 4 कार्बन, 4 कार्बन में से 1 कार्बन लॉस हो गया, और 3 कार्बन क्या हुआ, बचा रह गया। देखो 75% रिकवरी कर रहा है, यहाँ 4 कार्बन लॉस होने के लिए जा रहा था, 4 कार्बन क्या हो जाएगा, 4 में से 3 को रिसाइकिल कर देगा इधर जाके, और 1 को लॉस होने दिया। दैट मीन्स व्हाट, इसका मतलब कि हमारा लिखवाया हुआ सही था कि 25% अल्टीमेटली लॉस होता है, बाकी 75% लॉस होने के लिए तो चला था 4 कार्बन, मतलब 100% लॉस होने के लिए चला था, उसमें से 25% लॉस हुआ और 75% रिकवरी में जा रहा है, देख लो रिसाइकलिंग में, ठीक है। इसलिए बोलते हैं कि 4 में से 1 कार्बन लॉस हुआ और 3 कार्बन बचा रह गया सेरिन। और क्या हुआ, यहाँ पे एक ग्लाइसिन में एक NH2 था, तो 2 ग्लाइसिन के लिए 2 NH2 हमको निकालने की जरूरत पड़ेगा, कितना, 2 NH2 निकालने की जरूरत पड़ेगा। तो यहाँ पे 2 ग्लाइसिन में 2 NH2 ग्रुप गया है, तो एक NH2 NH3 के फॉर्म निकल गया, तो एक NH2 इसमें बचा हुआ है, ठीक है।
एक NH2 क्या है यहाँ बचा हुआ है, तो ये सेरीन हो गया। अब सेरीन डिफ्यूज करके फिर से जाएगा कहाँ, फिर से जाएगा कहाँ, पेरोक्सीजोम में जाएगा। ये सेरीन पेरोक्सीजोम में जाएगा और सेरीन का जो बचा हुआ जो था यहाँ पे NH2 वो फिर लॉस हो जाएगा और लॉस होने की वजह से देखिए NH2 कंजर्व कर रखा है, लॉस होने की वजह से ये सेरीन इस NH2 को छोड़ दिया यहाँ, ठीक। तो इस सेरीन का क्या हो गया, डीएमिनेशन हो गया। क्या हो गया, सेरीन का डीएमिनेशन होगा और डीएमिनेशन होने की वजह से ये बना लेगा हाइड्रोक्सी पाइरूवेट। क्या बनाएगा, हाइड्रोक्सी पाइरूवेट, हाइड्रोक्सी पाइरूवेट बना लिया है, ठीक है, हाइड्रोक्सी पाइरूवेट। मतलब आप बोल सकते हैं कि जो ट्रांस एमिनेशन, इस प्रोसेस को बोलते हैं डीएमिनेशन। क्या बोलते हैं, ये डीएमिनेशन हुआ, इसका क्या हुआ, डीएमिनेशन, सेरीन का क्या हुआ, डीएमिनेशन हुआ, ठीक। तो डीएमिनेशन हो गया तो क्या बन गया, हाइड्रोक्सी पाइरूवेट बन गया। तो डीएमिनेशन में NH2 ग्रुप निकाला इसने। अब NH2 ग्रुप को निकाला तो NH2 ग्रुप को निकालने के बाद क्या हो जाएगा, यही NH2 ग्रुप ट्रांसफर हो जाता है किसके ऊपर, ग्लाइऑक्सिलेट के ऊपर में। इसीलिए यहाँ पे इसको बोलते हैं कि ट्रांस एमिनेशन हुआ। क्या हुआ, ट्रांस एमिनेशन। मतलब यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है क्या, ग्लाइऑक्सिलेट फॉर्म्स ग्लाइसिन बाय ऑब्टेनिंग NH2 एमीन ग्रुप फ्रॉम व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग, तो फ्रॉम सेरीन, ठीक। इनसाइड कहाँ पे, इनसाइड द पेरोक्सीजोम, मतलब कि ये ट्रांस एमिनेशन पेरोक्सीजोम में ही हुआ, ठीक है। अब देखिए हाइड्रोक्सी पाइरूवेट, हाइड्रोक्सी पाइरूवेट अब क्या करेगा, हाइड्रोक्सी पाइरूवेट अब क्या किया कि ये इसका हाइड्रोजिनेशन हुआ। क्या हुआ, ये जो NADH बना था ये NADH फिर से लॉस, NADH लॉस हो गया और यहां क्या बना लिया, NAD प्लस बना लिया, ठीक है। NADH को NADH2 भी आप बोल सकते हैं, ठीक है, जो रेस्पिरेशन में बनता था। तो ये लॉस हो गया, तो अब बना लेगा क्या, ये बना लेगा पाइरूवेट, ठीक। अब पाइरूवेट क्या हो जाएगा, पाइरूवेट मतलब पाइरूविक एसिड। अब ये पाइरूवेट जो होगा ये चला जाएगा कहाँ, ये चला जाएगा डिफ्यूज करके क्लोरोप्लास्ट में, पाइरूवेट गया। क्लोरोप्लास्ट में जाने के बाद, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में जाने के बाद ये क्या बना लेगा, ये फॉस्फोराइलेशन करेगा। यहाँ पे क्या करेगा, फॉस्फोराइलेशन, ध्यान से, ये फॉस्फोराइलेशन किया, ठीक। फॉस्फोराइलेशन किया मतलब कि एक ATP का मॉलिक्यूल इसके साथ जुड़ा और ADP में कन्वर्ट कर गया और ये पाइरूवेट फिर से क्या हो गया, आपको फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट हो गया, ठीक। जब फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट हो गया तो आप बोले कि सर तो फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट हो गया, ये तो यहाँ से कहाँ जाएगा, C3 साइकिल में जाएगा, या C3 साइकिल में जाएगा। तो C3 साइकिल में कितना गया, जहाँ पे टोटल का टोटल कार्बन को C3 साइकिल में जाना चाहिए था, अब क्या है उससे कम कार्बन C3 साइकिल में जा रहा है, मतलब कि अल्टीमेटली लॉस हो रहा है कार्बन, इसका मतलब समझ रहे हैं। तो इस पूरे पाथवे को हम बोलते हैं फोटो रेस्पिरेशन का पाथवे। ये 3 ऑर्गेनेल में होता है, क्लोरोप्लास्ट में, पेरोक्सीजोम में और कहाँ, माइटोकॉन्ड्रिया में। इसको याद रखिएगा। अब इसमें से देखिए क्वेश्चन कहाँ से आता है, ये तो हमने बता दिया। क्वेश्चन आपको आता है, क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ फोटो रेस्पिरेशन इज फॉस्फोग्लाइकोलेट। ये जो फॉस्फोग्लाइकोलेट है ये फर्स्ट प्रोडक्ट है, हमने आपको लिखवा दिया, ठीक है। अच्छा, अब फिर पूछेगा कि पेरोक्सीजोम ऑब्टेन्स फॉस्फोग्लाइकोलेट इन व्हिच फॉर्म्स, तो इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोलेट। इस फॉस्फोग्लाइकोलेट को ऑब्टेन करता है ग्लाइकोलेट के फॉर्म में, मतलब फॉस्फेट को लॉस करने के बाद, ठीक। तो यहां से क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक। अब होगा कि पेरोक्सीजोम, ठीक है, ग्लाइकोलेट इज कन्वर्टेड इनटू ग्लाइसिन द सिंपलेस्ट एमिनो एसिड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल, किसमें ग्लाइकोलेट ग्लाइसिन में चेंज होता है। ये भी क्वेश्चन यहां से आता है। क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सीजोम, माइटोकॉन्ड्रिया लिखा रहेगा, तो क्या लिखेंगे, पेरोक्सीजोम लिखेंगे, ठीक है, पेरोक्सीजोम। अच्छा, अब आपको बताया जाएगा कि पेरोक्सीजोम में H2O2 कहाँ प्रोड्यूस होता है, तो कहाँ प्रोड्यूस होता है, पेरोक्सीजोम में।
H2O2 को कौन न्यूट्रलाइज करता है और डिस्ट्रॉय करता है? कैटालेज एंजाइम, फास्टेस्ट एंजाइम। यहां से क्वेश्चन आता है, याद रखिएगा, ठीक है। अब पूछा जाएगा कि ग्लाइसिन इज फॉर्म बाय, ठीक है, ग्लाइसिन इज फॉर्म बाय ट्रांस एमिनेशन, ठीक है, ट्रांस एमिनेशन ऑफ, किसके ट्रांस एमिनेशन से? ठीक है, तो सेरिन ट्रांस एमिनेशन, ठीक है, ट्रांस एमिनेशन ऑफ एमीन ग्रुप विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, ग्लाइसिन इज फॉर्म्ड बाय द ट्रांस एमिनेशन ऑफ ग्लाइऑक्सिलेट, ग्लाइऑक्सिलेट का ट्रांस एमिनेशन हुआ, ट्रांस एमिनेशन ऑफ ग्लाइऑक्सिलेट, ठीक, बाय एडिशन ऑफ एमीन ग्रुप, दिस एमीन ग्रुप इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, कहां से ऑब्टेन किया जाता है? तो सेरिन से, ठीक है, सेरिन से ऑब्टेन किया जाता है। सेरिन का डीएमिनेशन हो जाएगा, ठीक है, और ग्लाइऑक्सिलेट का क्या होगा? ट्रांस एमिनेशन होगा, मतलब कि जो NH2 ग्रुप रिलीज करेगा ग्लाइऑक्सिलेट में ऐड होकर और वो ग्लाइसिन बनाएगा। यहां से क्वेश्चन आता है, ठीक है। और फिर क्या हो जाएगा कि ग्लाइसिन जो होगा माइटोकॉन्ड्रिया में कितने प्रोसेस से पास करता है? तो 3 प्रोसेस है। एक डीएमिनेशन, अमोनिया का निकलना, डीएमिनेशन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड का निकलना, डीकार्बोक्सिलेशन, और फिर हाइड्रोजन का निकल जाना इसमें से, तो डीहाइड्रोजनेशन। 3 प्रोसेस है, ठीक है। ये पूछा जाएगा आपसे, ठीक ना। ये पूछने के बाद में ये आपको पूरा हो गया फोटो रेस्पिरेशन का, ये फेज आपका कंप्लीट हुआ, और बाकी के दूसरे वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे, ठीक ना।